कबीरदास जी माफ करें यदि मैं कहूं कि साधो ये ट्रोलरों का गांव, राजा ट्रोलर प्रजा ट्रोलर, ट्रोलिंग वजीर का काम, साधो ये ट्रोलरों का गांव। आपको नहीं लगता कि इस अमृत काल में जिस तरह से लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, उसे देखते हुए इस देश का नाम ट्रोल लैंड या ट्रोलिस्तान भी रखा जा सकता है। हमारे देश के संविधान की प्रियम्बल में एक शब्द है, व्यक्ति की गरिमा। ट्रोल बारी, जैसे कि बमबारी बर्फबारी होती है, उसी तरह ट्रोल बारी के बीच क्या आपको लगता है कि हम वास्तव में भारत के संविधान में वर्णित व्यक्ति की गरिमा शब्द का अर्थ समझ पा रहे हैं? इसे आत्मसात करना तो खैर बहुत दूर की बात है। पता नहीं आपको लगता होगा या नहीं, लेकिन मुझे तो स्पष्ट रूप से लगता है कि ट्रोलिंग करना यानी कि असहमत होने पर दूसरे के साथ गाली गलौच करना अब भारत की राजनीति और भारत के समाज का प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। हम इस वीडियो में पहलगाम और उसके बाद हुई ट्रोलिंग की कुछ घटनाओं की बात करने वाले हैं, ताकि आप भी जान लें कि हम किस विभक्त समाज के सदस्य हैं। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। आप इस देश में ट्रोलिंग का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि यह जब भी हुई है तब राइट विंग की तरफ से ही हुई है। कई स्तरों पर होती है ट्रोलिंग, राष्ट्रव्यापी स्तर पर, लोकल स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी। आप गौर करेंगे कि ट्रोलिंग किसी भी स्तर की हो, उसमें भाषा एक जैसी होती है, बेहद अपमानजनक और अश्लील। पहलगाम के बाद सबसे पहले तथाकथित राष्ट्रवादियों ने पहलगाम में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए विपिन नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को निशाने पर लिया। हिमांशी ने सिर्फ इतना कहा था कि पहलगाम की घटना को हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। बस फिर क्या था, राइट विंग के संस्कारियों ने क्या कुछ नहीं कहा हिमांशी को। ऐसी ऐसी भद्दी बातें कि उन्हें यहां कहना तो दूर, मैं उनके स्क्रीनशॉट भी लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। इसी दौरान उत्तराखंड के नैनीताल में एक घटना हुई। उस्मान नाम के एक अधेड़ पर नाबालिग से रेप करने का आरोप लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया। घटना के विरोध में नैनीताल में मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी दुकानें तोड़ी गई। इसी सब के बीच शैला नेगी का वीडियो सामने आया। शैला ने इस तरह के बेहुदा प्रदर्शन के बीच सिर्फ इतना कहा था कि जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। शैला नेगी को किस तरह से इस वीडियो के बाद ट्रोल किया गया हम सब ने देखा। एक बच्ची के रेप के खिलाफ प्रदर्शन और प्रदर्शन का समर्थन करने वाले शैला नेगी को रेप करने की धमकी देने लगे। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के मन में दर्द उस बच्ची के लिए होगा या फिर उनका दर्द कुछ और होगा। महिलाओं और बच्चियों के प्रति इन लोगों की हमदर्दी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी दौरान नैनीताल जिले के ही हल्द्वानी में एक 7 साल की बच्ची को गणेश नाम का व्यक्ति घर से उठाकर ले गया, उसका रेप किया, लेकिन कहीं से कोई विरोध की आवाज नहीं आई। एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में 2022 से 2024 के बीच यानी 3 सालों में बलात्कार की 2583 घटनाएं हुई। 3 साल यानी 365 को 3 से गुणा करो तो 1095 हुआ। अब कुल घटनाओं में भाग देंगे तो निकलेगा 2.35, करीब करीब इतना। यानी कि इस राज्य में हर दिन 2 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ये तो वे घटनाएं हैं जो पुलिस थाने में दर्ज होती हैं। ऐसे में किसी एक घटना पर लोगों का यह रौद्र रूप साफ करता है कि उनका असली मकसद रेपिस्ट का नहीं, उसके मजहब का विरोध करना था, सांप्रदायिक दंगा करना था। सवाल है कि क्यों करना चाहते हैं ये लोग ये सब? जवाब ये है कि वोट बटोरने का इनके पास यही एकमात्र उपाय है, एक साधन है। खैर, हम ट्रोलिंग की बात कर रहे थे, बात उत्तराखंड की चल रही है तो देहरादून के मामले का जिक्र करना भी जरूरी है। यहां दून अस्पताल के पास एक ऐतिहासिक दरगाह प्रशासन ने रात के अंधेरे में तोड़ दी। कुछ संगठनों ने इसके खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन भेजा तो नफरती राइट विंग के भूपेश जोशी नाम के व्यक्ति ने ज्ञापन देने वालों की पिटाई करने की अपील जारी कर दी सोशल मीडिया पर।
राज्य आंदोलनकारी निर्मला बिष्ट ने सामाजिक संगठनों की ओर से इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया तो ये व्यक्ति लाइव आया और निर्मला बिष्ट के खिलाफ बकवास करने लगा। फिर बता दूं कि निर्मला बिष्ट वो महिला हैं जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका में थी, सबसे ज्यादा वक्त जेल में रही। जब राज्य बना तो उन्होंने आंदोलनकारी होने के नाते नौकरी, पेंशन और दूसरी जो सुविधाएं देने की पेशकश की गई थी उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इन्हीं निर्मला बिष्ट के लिए भूपेश जोशी के लाइव पर उसके संगी साथियों ने जो कुछ लिखा वह पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाला था। एक अन्य राज्य आंदोलनकारी कमला पंत ने मजार तोड़ने के खिलाफ मेरे चैनल का एक वीडियो शेयर किया तो उन्हें अश्लील गालियां दी गई। इंद्रेश बैखुरी इस राज्य की वो शख्सियत हैं जो राज्य आंदोलन से लेकर अब तक इस राज्य के हर जन आंदोलन में शरीक रहे हैं। उन्हें ट्रोल करने के लिए आजकल लगभग हर रोज कोई न कोई पोस्ट लिखी जा रही है। अब जरा भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोल किए जाने की भी बात कर लें। आपको पता है कि बात तो बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को मटिया मेट करने से शुरू हुई थी। वैसे आमतौर पर सैन्य ऑपरेशंस में सिंदूर, मेहंदी, मंगलसूत्र, गजरा, गजरा इस टाइप के नाम देना बड़ा अजीब है। शौर्यपूर्ण नाम देने का चलन रहा है। फिर भी पूरा देश एकजुट था, यहां तक कि युद्ध का किसी भी हालत में विरोध करने वाले भी इस मामले में एकजुट थे कि अब आतंकवादियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर का फैसला तो सरकार ने लिया था। फैसला होते ही सेना अपने पूरे पराक्रम के साथ उतर आई। सेना ने बार बार साफ किया कि केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला हो रहा है। भारत का मीडिया बेशक इस्लामाबाद, कराची पर कब्जा करती रही, वो अलग बात है। सेना की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी देने के लिए 3 लोग सामने आए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। 3 दिन की सैन्य कार्रवाई के बाद अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आया कि दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। तुरंत ही भारत और पाकिस्तान भी मान गए और सीज फायर हो गया। सरकार के इस फैसले की सूचना देने के लिए फिर सामने आए विक्रम मिस्री और इसके बाद राइट विंग की ट्रोल गैंग ने विक्रम मिस्री पर हमला शुरू कर दिया। फैसला मोदी ने किया या कहें कि सरकार ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि व्यापार बंद करने की चेतावनी के बाद फैसला हुआ। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि अडानी पर अमेरिका में दर्ज मुकदमे वापस लेने की शर्त रखी गई थी। हालांकि यह बात कितनी सच है यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह सत्य है कि बहनों के सिंदूर से शुरू हुआ ऑपरेशन आखिरकार व्यापार पर जाकर खत्म हो गया। विक्रम मिस्री तो सिर्फ सरकार के सीज फायर के फैसले की जानकारी देने आए थे। उन पर और उनके परिवार पर जिस तरह से भद्दी टिप्पणियां की गई, यहां तक कि उनकी बेटी को भी नहीं बख्शा गया। ये क्या था? कहां से संचालित हो रहा था? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? दरअसल मोदी के फैसले पर कोई उंगली न उठाए, यह सारा ड्रामा इसलिए था। बात फिर ठीक से नहीं बनी तो निशाने पर लिया गया कर्नल सोफिया कुरैशी को। उन्हें आतंकवादियों की बहन कह दिया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का ये वीडियो एक बार आप फिर से देख लीजिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। सोफिया को इस तरह से निशाने पर लेने के निहितार्थ समझने होंगे। यह कोई गलती से नहीं हुआ, वास्तव में यह एक साजिश है। पहलगाम में हमने देखा कि किस तरह आतंकवाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों का धर्म पूछा गया, केवल पुरुषों को निशाना बनाया गया। इस तरह का चलन किस आतंकवादी संगठन का है मुझे नहीं मालूम। इस तरह की रणनीति दहशत के लिए तो नहीं थी, बल्कि देश में सांप्रदायिक वैमनस्य, सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए अपनाई गई थी। यही लाइन तो बीजेपी आरएसएस की भी रही है। इस घटना के बाद बीजेपी ने क्या पोस्टर जारी किया देख सकते हैं। जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। ये वाला पोस्टर दरअसल आतंकवादियों के मंसूबों को ही आगे बढ़ाने का एक प्रयास था। आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर गोली मारना और बीजेपी द्वारा उसी लाइन को आगे बढ़ाना संयोग ही रहा होगा, प्रयोग तो नहीं हो सकता।
पर लाइन ये आतंकवादियों की ही थी, देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की। यह बात भारत सरकार ने भी कही। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने तक बीजेपी इस लाइन पर तेजी से चलती रही, लेकिन भारतीय सेना ने जैसे ही अपनी कार्रवाई की जानकारी देने के लिए कर्नल सोफिया को आगे किया, बीजेपी आरएसएस की यह मिसाइल फुस हो गई। बीजेपी के नेता विजय शाह का सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताना दरअसल उसी कोफ्त का नतीजा है, जिसके चलते बीजेपी आरएसएस का नफरती बम सोफिया के सामने आने से फुस हो गया था। वैसे सोफिया को ट्रोल करने की शुरुआत तो छिटपुट तौर पर उसकी पहली कॉन्फ्रेंस से ही हो गई थी, लेकिन वह सिरे नहीं चढ़ी तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट स्तर के मंत्री को आगे लाना पड़ा। इस तरह की हरकतों से बीजेपी जनता की नब्ज भी टटोलती है। यदि इन हरकतों का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ तो बयानवीर माफी मांग लेता है, जो इनकी पुरानी परंपरा है। लेकिन माफी मांगने से भी होता क्या है, बात तो लोगों तक पहुंच ही जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ट्रोल गैंग के मंसूबों को उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। वीडियो खत्म करने से पहले एक अनुरोध, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। सुमित धीमान जी ने फिर से आर्थिक सहयोग भेजा है, आभार। मैं नियमित रूप से सहयोग करने के लिए डॉक्टर रवि चोपड़ा जी का आभारी हूं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।